गुड मॉर्निंग क्लास 9 हिंदी लिटरेचर में आज हम अध्ययन करेंगे जाबिर हुसैन द्वारा लिखित संस्मरण सांवले सपने की याद। सन 1945 जिला नालंदा के बिहार राज्य में जन्मे जाबिर हुसैन ने अपने साहित्यिक सृजन में अनेक डायरियां, अनेक संस्मरण साहित्य की रचना की। अपने शिल्प विधान, अपने शिल्प कौशल और अपने साहित्यिक भाषा के द्वारा ये पाठकों के हृदय में अलग भाव स्पर्श करने वाले भाषा का प्रयोग किया है, जो पाठकों को के हृदय को मार्मिक स्पर्श करने वाली है। इसके अलावा इन्होंने डायरी और संस्मरण के अलावा इन्होंने अनेक कहानी और अनेक प्रकार के छोटे मोटे डायरी लेखन कार्य भी किए हैं। अपने लेखन कौशल, अपने लेखन साहित्य, अपने शिल्प विधान कौशल के द्वारा ये साहित्य में अमिट स्थान प्राप्त करते हैं और अपने लेखन के द्वारा ही इन्होंने अनेक बार विधान सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए और अनेक बार मंत्री भी बने। लेकिन राजनीतिक कार्य में सक्रिय होने के साथ साथ भी ये लेखन कार्य भी करते रहे। इनके द्वारा लिखित जो सांवले सपने की जो याद है, ये सालिम अली के व्यक्तित्व पर आधारित संस्मरण है। ये उनके प्रिय मित्र थे। ये उनके साथ भी बहुत से पल ऐसे बिताए जो उनके याद मनोमस्तिष्क में याद है। अब संस्मरण साहित्य क्या होता है, संस्मरण विधा क्या होती है, इसके विषय में आपको एक परिभाषा देते हैं कि जब कोई लेखक किसी व्यक्ति के साथ बिताए हुए पलों को या किसी व्यक्ति विशेष के चरित्र को एक कलात्मक रूप में अभिव्यक्त करता है, उनके बीते हुए पलों को याद करता हुए, उनके साथ बिताए हुए पलों को याद करके उसे कलात्मक ढंग से लेखन साहित्य में समृद्ध करता है, सूचीबद्ध करता है, उसको लिखता है। उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संस्मरण साहित्य कहते हैं। तो यहाँ पर सालिम अली जो थे ये एक पक्षी वैज्ञानिक थे। ये एक पक्षी वैज्ञानिक थे। पक्षियों की भाषा को समझना, पक्षियों के विषय में अध्ययन करना, पक्षियों के जीवन के विषय में अध्ययन करना यह इनका कार्य था। ये पक्षियों के बहुत बड़े प्रेमी भी थे। और जाबिर हुसैन क्या था, इनके बहुत से पल ऐसे थे जो इनके साथ बिताए हुए थे। इनके घनिष्ठ मित्र भी थे, इनके घनिष्ठ साथी भी थे। तो जब 1987 में इनका जब देहावसान हो गया, स्वर्गलोक चले गए, तब इनके याद में इन्होंने संस्मरण की रचना की। इनकी याद में संस्मरण साहित्य का सृजन किया और इस संस्मरण साहित्य का जो सृजन किया उसका नाम रखा सांवले सपने की याद। सांवले का मतलब ये नहीं कि काला, गोरा और सुंदर। इसका मतलब होता है सुंदर बिताए हुए जो पल हैं उनके विषय में इन्होंने लिखा है। इनके साथ जो बिताए हुए सुंदर क्षण हैं, जो बिताए हुए सुंदर समय है, उसके विषय में इन्होंने अपना लेखबद्ध संस्मरण तैयार किया है और उसको पाठकों के बीच में प्रस्तुत किया है। हम इसको पढ़ते हैं और उसके विषय में देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या यादें जुड़ी हुई हैं, क्या क्या बात कही है, किसकी भाषा का प्रयोग किया है, क्या विचार इन्होंने अपने और भी व्यक्त किए हैं। तो सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत का खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है, तो मृत्यु को कोई नहीं रोक सकता। मृत्यु शाश्वत है, सत्य है, ये निश्चित है, एक दिन आने वाली है। तो यहाँ पर हमें एक सीख और लेनी चाहिए कि ये निश्चित है कि हमारा जीवन नश्वर है, क्षणभंगुर है। तो हमें अपने जितनी भी हमें समय जीवन मिलता है, इसको हम अपने ऐसे कर्म प्रदान करें कि हमारे मरने के बाद हमारा कर्म तो अमर रहे, जो हमारे कार्य किए गए हैं वो भी अमर है। सालिम अली ने जो काम किया है पक्षी वैज्ञानिक रूप में, जो कर्म यहाँ पर करके ये अपना जीवन का त्याग किया अंततः, लेकिन इनके द्वारा जो किए गए कर्म आज भी हम लोग उनके बीच साहित्य के माध्यम से पढ़ने को मिल रहा है, क्योंकि इनका कर्म क्या हो गया, अमर होगा। ये कभी मिटने वाला नहीं है। जब तक साहित्यिक है, जब तक धरती है, तब तक इनके कर्म इस धरती पर विद्यमान रहेंगे। उनके विषय में आने वाली पीढ़ियां भी पढ़ती रहेंगी। तो हमें कर्म भी अपने छोटे जीवन में अच्छे कर्म करना चाहिए, जो हमारा जीवन को अमर बना दे, जो हमारे कर्म को अमर बना दे। क्योंकि शरीर त्यागने के बाद कर्म हमारा ही अमर बचता है। जो हम करते हैं, जो विमल यश हमारे पास होता है वही बचता है। तो ये क्या है, ये प्रारंभिक बात इन्होंने प्रारंभिक पंक्ति में इन्होंने लिखा है कि जो सालिम अली के मित्र हैं वो आखिरी जीवन के आखिरी पड़ाव पर है। ये मित्र की ओर अक्सर है, कह रहे हैं कि कोई सब कुछ, सभी लोग हार गया है।
सभी डॉक्टर, सभी चिकित्सक दवा करके हार गए हैं और इनको बता दिया है कि अब इनको बचाना संभव नहीं है। तो यही बात उन्होंने लिखा कि कहाँ संभव है, कोई रोक नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि सब प्रक्रिया करने के बाद भी निराशा हाथ लग रही है। ठीक है, इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतिम सफर का बोझ उठाए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि ये समाप्त हो जाते हैं, इनका जीवन क्या हो गया, ये निकल गया, प्राण विहीन हो गए और शरीर मृत है। मृत शरीर को सजा करके क्या करते हैं, इनको ले जाते हैं शमशान। ठीक, लेकर चलते हैं तो कुछ लोग पीछे होते हैं, बहुत से लोग दो चार लोग कंधे पर लिए रहते, तो वहां पर इसका हुजूम है। तो लोग इनको, हुजूम का मतलब ये हो रहा है कि इनको चाहने वाले ऐसे बहुत से लोग थे जो इनके मरने के उपरांत यहाँ इनके हुजूम में सम्मिलित हुए हैं। ठीक है, शव विसर्जन में सम्मिलित हुए हैं क्योंकि इनको चाहने वाले भी बहुत थे, क्योंकि इनके विशेष कर्म थे। ठीक, अब फिर लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल में सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। क्यों भिन्न है? अनेक सफर किए इन्होंने, अनेक जीवन जिए, अनेक प्रकार की यात्राएं भी की होंगी, इनके साथ चले होंगे, अनेक कार्य भी किए होंगे। उन सफर में अनेक सुहावने सफर होंगे, अनेक बातें होंगी जो आनंद प्रदान करने वाले। लेकिन ये सफर सबसे भिन्न क्यों है? इसलिए है कि ये सफर आखिरी है, जीवन का अंतिम सफर है। इनके प्राण नहीं, ये बोल नहीं सकते हैं, ये प्राण विहीन हो गए हैं और जीवन के अंतिम क्षण की ओर ये कहाँ जा रहे हैं? शमशान की यात्रा कर रहे हैं। ठीक, वहां पर जा रहे हैं, इनका अंतिम वहां पर संस्कार हो जाएगा और इनका जीवन सदा सदा के लिए, इनका शरीर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। इनकी जो जीवन है वो भी समाप्त हो जाएगा। बचेगा क्या? इनके द्वारा बिताए गए क्षण की यादें और इनके द्वारा किए गए कर्म। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि फिर इनके विषय में बताया जा रहा है कि अब तो वह उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी के आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। ठीक है, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सके? कोई इनको जब मरने के बाद पुनः कोई किसी को जीवित करना संभव नहीं है। कोई भी कुछ भी कर ले, वो दोबारा उनका जीवन वापस आने वाला अब नहीं है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कोई सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगली और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है? ठीक, तो ये कह रहे हैं कि पक्षियों को मनुष्य के रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन कैसे संभव हो सकता है कि मनुष्य कैसे बोलते हैं, मनुष्य कैसे, क्या भाव है, मनुष्य क्या विचार है, कि पक्षियों में उसी प्रकार के विचार हैं? ऐसा संभव नहीं है। मनुष्य पक्षी अलग है, उनकी अलग दिनचर्या है, अलग विचार है, अलग समूह है, अलग तरीके से रहन सहन है। ठीक, तो पक्षियों के विषय में वही विशेष रूप से जान सकता है जो उसके विषय में विशेष अध्ययन करता हो, जो उनसे बहुत लगाव रखता हो। ये एक भाव जुड़ने की प्रक्रिया है, जो जिससे जुड़ पाता है, जैसे उसी के भाव वचनों को महसूस कर पाता है। ठीक, तो ये सालिम अली क्या थे? ये पक्षी विशेषज्ञ थे। वो उनके विषय में जानते थे, उनके भाव को समझते थे, उनके जो गीत थे, जो उनके भाषाएं थी, उनको वो अध्ययन करते थे, उनके विषय में समझते थे, उनकी बातें को वो समझ जाते थे, उनको उनके विषय में वो बताते थे। ठीक, तो पक्षी के प्रति बहुत बड़े प्रेमी थे सालिम अली। पक्षी बहुत बड़े प्रेमी थे पक्षियों की। पक्षी क्या करते हैं? हमारे प्रकृति का श्रृंगार करते हैं। पक्षियों के अभाव में हमारा प्रकृति क्या हो जाएगा? नीरस शुष्क हो जाएगा, बिल्कुल अब बेकार लगेगा। क्योंकि भूषण बिना विराजे कविता बनता बिना अलंकार के, बिना सजावट कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो ये हमारे प्रकृति का जो श्रृंगार करते हैं वो क्या करते हैं? पक्षियाँ करते हैं। विविध रंग बिरंगी तितलियाँ, विभिन्न प्रकार की पक्षियाँ हमारे प्रकृति का क्या करते हैं? श्रृंगार करती है और प्रकृति को खूबसूरत बनाती हैं। तो ये खूबसूरत बनाने वाले तथ्यों यानी पक्षियों के साथ सालिम अली का क्या था? बहुत बड़ा लगाव था, उनका बहुत बड़ा जुड़ाव था, इसलिए पक्षी प्रेमी थे। ठीक है, एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। उबड़ खाबड़ जमीन का मतलब है उतरते चढ़ते जीवन में
जिनका तनाव भरे जीवन में जो इस संसार में जन्मे थे वो थे सालिम अली, जो पक्षियों के बहुत बड़े प्रेमी थे, विशेषज्ञ थे। पता नहीं इतिहास में कब किसने वृंदावन में रामलीला रची थी और शौक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भाड़े फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। दूध छाली से अपने कब वाटिका में छोटे किंतु घने पेड़ों की छां में विश्राम किया था। कब दिल को धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। और पता नहीं कब वृंदावन में पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज वृंदावन जाए तो नदी का सांवला बन उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। ठीक है, तो ये इनके विषय में ये नहीं पता है कि कृष्ण कब जन्मते हैं, हम उसको नहीं जानते। लेकिन जहाँ पर इन्होंने एक कर्म किया था, ये इसलिए बताते हैं कृष्ण ने ये एक प्रस्तुत कर रहे हैं प्राचीन तथ्य का। कृष्ण जन्म से लेकर की बात की जा रही। जैसे कृष्ण ने जहाँ पर जो कर्म किए थे, जैसे माखन चुराया था, जो कर्म किया था, जो बांसुरियाँ बजाए थे, लोगों को अपना बना लिया था, जो संगीत प्रभुष्टन हुआ था, जो बातें संगीत के माध्यम से उन्होंने उस वृंदावन में किया था, लोग उनके प्रेमी हो गए थे। आज वो तो नहीं है, लेकिन आज भी हमें ये तो बिल्कुल पता नहीं है, लेकिन आज हम वहाँ पर अगर जाते हैं तो उस घटनाक्रम से जुड़े हुए लोग जो भी आज भी जीवित हैं, जो उनसे जुड़े हैं और जहाँ पर उन्होंने किया तो उसकी याद दिला देते हैं, उनके संस्मरण करा देते हैं। उसी प्रकार से ये सालिम अली को बताते हैं कि जो भी कर्म इन्होंने बच्चों के साथ किया है, जहाँ जहाँ इन्होंने ये कार्य किए हैं, वहाँ पर जाने से इनके संस्मरण हमसे जुड़ जाते हैं, हमारे जीवन साथ जुड़ जाते हैं। उनके कर्म भी जो किए हैं वो आभास हमें हो जाता है। इनके कहने का अभिप्राय ये मतलब ये जुड़ाव जो कर जाता है, जहाँ पर जो करता है वहाँ से जुड़े हुए स्थान के लोगों के से माध्यम से, वहाँ के प्रकृत पदार्थों के माध्यम से, वहाँ से इनके कर्म का पता आभास होता रहता है, पता लगता रहता है। ठीक, अब देखिए, तो हर सुबह सूरज निकलने को पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ के चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर सांस सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का संग किसी के कदम थम जाएंगे। हर सांस सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका से भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? ठीक है, तो जो ये यहाँ पर ऐसा इनका प्रतीत हो रहा कि जैसे ऐसे व्यक्ति के न रहने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा, इनका कहने का अभिप्राय है कि ऐसा प्रतीत हो जैसे वो भी आज हमारे जीवन में जीवित हैं, जैसे वो अभी भी मरे नहीं हैं। ठीक, उनके वो हम ये हमारे बीच में आज भी जुड़े हुए हैं और जैसे जैसे ये प्रतिदिन जो कार्य करते थे दैनिक जीवन में, लगता है कि आज भी ऐसा ही कार्य वो करते दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या है? ये दिली जुड़ाव है, हृदय का मर्मस्ती जुड़ाव है, जो दिल से जुड़ा होता है, जैसे कोई परमात्मा से जुड़ करके उनके विषय में आभास करता है। ठीक उसी प्रकार से ऐसे जो लोगों से जो जुड़ते हैं, ऐसे कर्मशील मानव से जो जुड़ते हैं भाव रूप से, तो उनको मर करके भी अपने पास प्राप्त करते हैं। यानी कहने का जाबिर का की बात यहाँ पर जो लेखक जाबिर हुसैन जो कहना चाहते हैं ये बात है कि ये सालिम अली केवल शरीर रूप में नहीं है, लेकिन जो भी कार्य दैनिक जीवन में करते रहे हैं, जो भी किया है, वो आज भी प्रतिदिन होते रहते हैं, वो हमें सुनाई पड़ते हैं, दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि इनके कर्म क्या थे? महान थे, विस्तृत थे। जो भी जिस दिशा में कर्म किया इन्होंने पूर्ण रूप से अच्छा कर्म किया है। तो यहाँ पर एक बात और कि हम अब भी किसी चीज में अगर हमें कोई भी कार्य करना है तो वहाँ पर एक विशेषज्ञ रूप में हमें कार्य करना चाहिए, उसके विषय में पूर्ण नॉलेज होना चाहिए, नहीं आधा अधूरा कर्म नहीं करना चाहिए। जो भी कर्म करो उस दिशा में रहेगा, पूरा कर्म हमें करना चाहिए, उस दिशा का विशेषज्ञ होना चाहिए, उस कार्य का विशेषज्ञ होना चाहिए, उस विषय का हमें पूर्ण विशेषज्ञ होना चाहिए, तभी हमें पूर्णता सफलता अर्जित हम कर सकते हैं, तभी पूर्ण सफल हो सकते हैं, हमारा कर्म सफल हो सकता है। ये नहीं कि आधा काम किया आधा छोड़ दिया, आधा तीतर आधा बटेर। तो अनमेल बात नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल उपयुक्त होना चाहिए, जो भी हो विशेषज्ञ रूप में वो पूर्ण होना चाहिए। फिर अब देखते हैं कि क्या इन्होंने आगे लिखा है
श्री राम की हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ क्षणों में ही वह कहीं से अटकेगा और धनी के जादू अटका से पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कवि केवल बहादुर के जादू से खाली हुआ है क्या? मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। कमजोर काया का मतलब क्या है कि दुर्बल शरीर के थे वो हष्टपुष्ट शरीर के नहीं थे, दुर्बल शरीर के थे, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति थे। और उनके रूप रंग का भी चर्चा की कि इनका व्यक्तित्व इस प्रकार सा था, दुर्बल थे, सांवले थे, लेकिन उनकी जो बनावट थी बहुत सुंदर थी, उनके कर्म भी बहुत सुंदर और अच्छे थे। ठीक है, फिर हम सालिम अली के नाम से जानते। उम्र की 70 तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। संभव की लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो। ठीक है, मतलब कार्य को करते करते, लग्न को करते करते अपने तरीके से कर्मशील में जुटे हुए भी वो उनके शरीर जो दुर्बल था वो कैसे समय के चक्र में फंस करके कैंसर के पीड़ित हो गए थे और कैंसर के पीड़ित होने के बाद भी इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, तो ये सालिम अली के रूप रंग की बात की जा रही है। आगे भी इन्होंने इनकी बात इसी प्रकार से प्रस्तुत की है, इसी प्रकार से इन्होंने लिखी है। जो भी इनके जीवन में जो भी लिखा है वो संस्मरणात्मक रूप में, याद रूप में यहाँ पर जाबिर हुसैन ने लिखा है। और आगे इनका कहने का पर्याय कि लंबे कर्म के कारण, लंबे कार्य विशेषज्ञ होने के कारण, कर्मशील में संलग्न रहने के कारण ये अत्यधिक जीवन के अंतिम क्षणों को भी उसमें लगा करके ही अपने जीवन का अंत कर दिया। मतलब ये जाबिर हुसैन की विशेषता बता रहे हैं कि इन्होंने कभी भी किसी भी रूप में पक्षी प्रेम को छोड़ा नहीं, अपने कर्मशीलता में हमेशा लगे रहे, उसमें संलग्न रहे और कर्म करते हुए भी इनके अपने थकित जीवन में कर्मशील हो करके इन्होंने अपना जीवन का त्याग किया था। लेकिन जो इनका कर्म है आज भी लोगों के हृदय में विद्यमान है, लोगों के मन पर प्रभावित है और आज भी लोगों के हृदय में बना हुआ है। तो ये जाबिर हुसैन इनके संस्मरण के विषय में लिखा और ये बताया है इनके व्यक्तित्व के विषय में, इनके कर्म के विषय में। आगे क्या लिखते हैं, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से हुआ रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित है। देखिए लिखा भी है इसमें आगे कि ये मौत भी को घेर तो लिया, इनको छुड़ाना तो चाहा, लेकिन ये जो पक्षी का जो प्रेम था, जो उनके पर समर्पण भाव था, ये उनको दूर नहीं कर सकती। मरते वक्त भी उनकी आंखों में पक्षियों के प्रति समर्पण भाव था, उनके प्रति प्रेम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। ठीक, तो सालिम अली क्या थे, पक्षी के बहुत बड़े प्रेमी थे, विशेषज्ञ थे। और जाबिर हुसैन जो थे, जो इनके साथ पक्षी प्रेम के विषय में जो विशेषज्ञ सालिम अली के जो इनके मित्र थे, इनके साथ जो बिताया तो इनको बहुत दुख हुआ और उनके मृत्यु के बाद उन्होंने इनके संस्मरण में, इनके याद में ये संस्मरण साहित्य रचना कर डाली। ठीक है, सालिम अली की आंखों में चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद भी ही तो उतरी थी। उन जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर छिदी तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपना प्रभाव मिलाने का कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रात भरी दुनिया बसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी ताहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। ये प्रकृति के भी बहुत प्रेमी, प्रकृति की छाँव में रहते लोग प्रकृति की छाँव में रहना चाहते हैं, लेकिन ये प्रकृति के रहस्यों को भी खोज करने में ये बहुत उनके लगाव था। ये प्रकृति के भी चाहने वाले थे, पक्षियों को चाहने वाले थे, प्रकृति के सौंदर्य रूप के भी विषय में अध्ययन करने वाले थे और प्रकृति के कायल थे। मतलब ये जो प्रकृति के बनाए हुए, परमात्मा के बनाए जो प्रकृति पशु पक्षी थे, सबसे इनको बहुत अच्छा लगाव था, लेकिन पक्षियों के विषय में इनको विशेषकर लगाव था। और इनके लगाव में, इनके जुड़ाव में इनके साथ साथ इनकी जीवन साथी, इनकी पत्नी ताहमीना ने भी इनकी काफ़ी मदद की थी।
ठीक है। फिर क्या है, तामीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट दोपहरी की रेगिस्तान हवा की झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाले पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा उसको उन्होंने आंखों से नम कर दिया। ठीक, इन्होंने क्या कहा था कि जो प्रकृति को जो असंतुलित हो रही है, प्रकृति जो बदल रही है, उसका अध्ययन करके इन्होंने जो वर्तमान उस समय के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे उनके विषय में मिले, उनसे जाकर के मिले और पर्यावरण के विषय में इन्होंने चर्चा की कि हमारा पर्यावरण क्या हो रहा है, वो दूषित हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, इससे पक्षियाँ क्या हो रही हैं, ये पक्षियाँ, क्योंकि ये पक्षियों के प्रति को प्रेम का लगाव था, तो प्रदूषित होने के कारण पक्षियों का जो जीवन तो संकट में पड़ गया था। प्रकृति दूषित हो रही थी, पक्षियों का जीवन संकट पड़ रहा था, तो इन्होंने प्रकृति के प्रति, प्रकृति के वातावरण पर उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए चौधरी चरण सिंह से ये बात बताई के बारे में कि हमारा जो प्रकृति वातावरण दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है और हमारा प्रकृति असंतुलित होकर के जो इसमें पक्षी विहार करते हैं, विभिन्न पक्षियाँ हमारे हैं, उनके प्राण क्या हो गए, संकट में पड़ गए हैं। इनके भाव को सुन करके चौधरी चरण भी क्या थे, वो गांव से ही संबंधित थे, गांव की मिट्टी से ही जन्मे थे, उनको प्रकृति से उनको भी मोड़ लगाव था, जुड़ाव था। इनकी बात को सुन करके वो क्या थे, उनकी आंखें क्या हो गई, नम हो गई, उनके भाव वो भी है, प्रकृति पर भाव भी है, हो गए थे भाव, और उनकी भावनाएं प्रकृति से जुड़ गई। फिर क्या किया, आज सालिम अली नहीं, चौधरी साहब भी नहीं है, कौन बचा है जो अब सोंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा, कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा। ऐसा कोई न प्रधानमंत्री अब देश का नेता ही है और न ही कोई पक्षी विशेषज्ञ वैज्ञानिक है जो ऐसे पक्षियों और प्रकृति पर प्रेम रखता, लगाव रखता। इनके नज़र में ऐसा कोई नहीं, जैसे सालिम अली थे, जैसे नेताओं में चौधरी चरण, उनकी संस्करण के विषय में उन्होंने व्यक्तिगत इनको सालिम अली को प्रकृति का और पक्षी प्रेमी का सबसे अलग व्यक्तित्व के रूप में रखा है और अलग प्रधानमंत्री के रूप में रखा है। अब आगे कौन होगा कोई कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इनके व्यक्तित्व की तरह कोई नहीं हो सकता, न कोई हुआ है, न कोई होगा। ठीक, फिर सालिम अली ने अपने आत्मकथा नाम रखा था काल आप स्पैरो, आप ये स्पैरो। मुझे याद आ गया D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वो अपने पति के बारे में कुछ लिखें। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना संभव सा है। मुझे महसूस होता कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है मुझसे। देखिए, इसका मतलब ये हो रहा है कि उनकी जो पत्नी फ्रीडा थी, कुछ लोगों ने कहा कि आप लॉरेंस के विषय में कुछ लिखिए। ठीक, सालिम अली को लॉरेंस भी कहते थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ उन्होंने ज़्यादा क्षण बिताते ही नहीं थे। इनकी जो इन्होंने पल बिताए थे, जो अपने विचार, जो उनके बातें करते थे, पक्षियों से करते थे, गौरैया पक्षियों से करते थे। हमसे ज़्यादा तो ये गौरैया, ये पक्षियाँ उनको जानती हैं, हम उनके विषय में, वे ही उनके विषय में इनका आपको जानकारी प्रदान कर सकते। तो इनका कहने का अभिप्राय है कि बहुत बड़े ये पक्षी विशेषज्ञ थे जो अपने परिवार को भी इतना समय नहीं देते जितना ये पक्षियों को देते। ये अपना यहाँ विक्षोभ भाव भी प्रस्तुत किया है इन्होंने, उनकी पत्नी ने, कि जितना इन्होंने पक्षियों को समय दिया उतना समय मुझे भी नहीं दिया, कभी परिवार के साथ भी नहीं जुड़े थे जितना ये पक्षियों के साथ जुड़े थे। ठीक, तो ये पक्षियों को भी अधिक जानकारी प्राप्त है, इसलिए इन्होंने कहा। फिर मुझसे भी ज़्यादा जानती हैं। ठीक है, ये यहाँ पर आज जहाँ तक हमने पढ़ा है, ये संस्मरण सालिम अली के और जाकिर हुसैन के विषय में, ये संस्मरण साहित्य है। ये उनकी याद में जो कोई रचना किसी व्यक्ति विशेष की याद में या उनकी चारित्रिक विषय की याद में, विशेषताओं की याद में, उनकी चारित्रिक विशेषताओं की याद में, या किसी व्यक्ति विशेष के बिताए हुए क्षण, उनके द्वारा किए गए कर्म या उनके कर्म के विषय में
याद करके लिखा जाता है उसे स्मरण कहते हैं। इसका पुनरावृत्ति कर दे रहे हैं। जहाँ तक आज हमने आपको व्याख्यान प्रस्तुत किया है वीडियो के माध्यम से, और इस वीडियो को अध्ययन करिए। इस संस्मरण को हमारे द्वारा व्याख्यान दिए संस्मरण पर जो हमने व्याख्यान दिया उसको पढ़िए, उसको देखिए, उसका अध्ययन करिए। और जहाँ तक आज अध्ययन करने के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में भी इसके आगे का व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे और आगे के व्याख्यान में आगे की जानकारी प्रदान करेंगे। तब तक इसके लिए इसको आप पढ़िए, उसके विषय में जानकारी प्राप्त करिए। थैंक यू।